हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अब तक हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था, बुद्धि क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो जितने भी बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हैं या वे सभी सिद्धांत के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये आपके ऊपर है, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस कंटेंट को ज़रूर देखें क्योंकि उम्मीद है, ये 100% गारंटी है कि आपको ये जहाँ भी सीडीपी आती है हर एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होने वाली वीडियो है। तो सबसे पहले बुद्धि का जो पहला सिद्धांत है वो है एक खंड का सिद्धांत या फिर एक तत्व का सिद्धांत, या इसको एक कारकी सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे सिंगल फैक्टर, यूनिफैक्टर। ठीक है, ये सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अल्फ्रेड बिने ही बुद्धि का जो है कंसेप्ट लेकर के आए थे 1905 में। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बुद्धि परीक्षण दिया था, पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं। तो जो पहली बुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो अल्फ्रेड बिने ने दिया। इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे स्टर्न, ठीक है, और एक इनके सहयोगी थे टर्मन। तो टर्मन, स्टर्न और अल्फ्रेड बिने, इन तीनों ने ही मिल करके ये सिद्धांत दिया है। तो ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, और या हम ये कह सकते हैं कि यह बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत है। ठीक है, तो एक तत्व का या अभाज्य या विभाज्य इकाई का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको मोनार्किक थ्योरी या मोनोफैक्टर, ठीक है, एक कारक का सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये निरंकुशवादी सिद्धांत कहलाता है। तो एकल, एक तत्व और एक खंड, क्या मतलब है इनका? इन नामों का मतलब क्या है? तो इनका मतलब ये है कि जो बुद्धि होती है वो एक तत्व है ना, इसमें बहुत से तत्व शामिल नहीं हैं। एकल एकल है बुद्धि। तो बुद्धि, बिने ने क्या कहा, अपनी ये परिभाषा दी कि बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हर गतिविधि में शामिल है। ठीक है, बुद्धि कैसी क्षमता है? बुद्धि ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में शामिल है, यानी कि सिंगल एबिलिटी चाहिए आपको प्रत्येक कार्य करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास एक एबिलिटी है तो आप प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। ऐसा इस बुद्धि में, उस सिद्धांत में, अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत में कहा गया है कि एक अगर आप कार्य कर पाते अच्छे से तो आप जो है सभी कार्य कर सकते हैं। तो इसके सिद्धांत के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है ना। क्रिटिसाइज़ क्या है इसका? तो क्रिटिसाइज़ ये है कि अगर एक बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है तो वह हर चीज़ में अच्छा होगा। ये इनके सिद्धांत के जो है आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक बच्चा एक चीज़ में अच्छा है तो हर चीज़ में अच्छा होगा। यानी कि अगर एक बच्चा एक फील्ड में ख़राब है तो हर फील्ड में ख़राब होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी को ज़रूरी नहीं कि मैथ अगर अच्छा लगता है तो उसको और भी सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे, या वो बच्चा मैथ में ख़राब है तो वो सभी सब्जेक्ट्स में ख़राब होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया गया, और इसको सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को एक तत्व माना है, एक सिंगल फैक्टर माना है, यूनिफैक्टर माना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सिद्धांत है टू फैक्टर थ्योरी। अब टू फैक्टर थ्योरी क्या है? तो अल्फ्रेड बिने ने तो सिंगल फैक्टर माना, यूनिफैक्टर माना थ्योरी अब बुद्धि को। अब ये आ गया टू फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया? ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ये भी 1904 में ये सिद्धांत आया था। तो ये बुद्धि का द्वैकारक या द्वैखंड का सिद्धांत है। ठीक है, ये स्पीयरमैन ने दिया था। इनका पूरा नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। इसे जी और एस फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि जी एस फैक्टर भी कहते हैं। तो बुद्धि में दो कारक कौन कौन से हैं? दो कारक हैं, ये दो कारक हैं, ये दो प्रकार नहीं है बुद्धि के। ठीक है, यानी कि दो कारक कौन कौन से हैं? एक तो जनरल एबिलिटी है, ठीक है, सामान्य बुद्धि, और एक है स्पेसिफिक एबिलिटी यानी कि विशिष्ट बुद्धि। तो स्पीयरमैन ने दो फैक्टर थ्योरी दी थी, दो कारक का सिद्धांत दिया, द्वै कारक या द्वै खंड का सिद्धांत दिया। और द्वै खंड हैं कौन कौन से? द्वै कारक हैं कौन कौन से? दो कारक, एक जनरल एबिलिटी सामान्य बुद्धि, और एक विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट खेलना एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, क्योंकि वो क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में बहुत बेहतरीन प्लेयर है।
तो उनके पास ये स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो सचिन तेंदुलकर के पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी है कि वो क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर का फुटबॉल खेलना ये उनकी जनरल एबिलिटी है, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म शायद उतना नहीं अच्छा कर पाएंगे जितना वो क्रिकेट में कर सकते हैं। तो क्रिकेट में जो जिस काम के लिए वो बन गया तो वो स्पेसिफिक हो गई, और जनरल काम के लिए अगर करेंगे वही तो जनरल एबिलिटी कहलाएगी। तो एक इंसान में कई तरह के स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि लेकिन जनरल फैक्टर हर काम में शामिल होता है। तो स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब है एक इंसान कई कार्य अच्छे से कर सकता है ना, और लेकिन जनरल फैक्टर हर काम में शामिल होता है। तो हर किसी के द्वारा अगर गाना गाया जाता है, यानी कि कोई भी गाना गा लेता है तो वो जनरल एबिलिटी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वहीं लता मंगेशकर, A R रहमान, श्रेया घोषाल इनके द्वारा गाया जाएगा तो उनकी वो स्पेसिफिक एबिलिटी है कि वो बने ही उसी के लिए हैं, वो उसमें अच्छा कर पा रहे हैं। तो जिस कार्य में आप बहुत बेहतरीन कर पाते हैं, ठीक है, अन्य कार्यों से बहुत विशिष्ट कर पा रहे हैं, तो वो होगी आपकी स्पेसिफिक। और सभी कार्य को एक तार कर पा रहे हैं, एक समान कर पा रहे हैं, तो उनकी जनरल एबिलिटी हो गई, ठीक है। तो कोई इंसान एक कार्य बहुत बेहतरीन कर सकता है, ठीक है, तो वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी कहलाएगी। और सभी कार्य सामान्य स्तर पर कर रहा है तो उसकी जनरल एबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन एक इंसान में कई स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही स्पेसिफिक फैक्टर होगा, ठीक है, एक ही विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी। यानी कि ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट ही खेलना जो है सचिन के लिए जो है बेहतरीन आता होगा, क्या पता उन्हें कोई और भी गेम बहुत बेहतरीन तरीके से आता हो। तो जितने भी बेहतरीन कार्य होंगे ना, उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा जिसमें एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस, तो वो स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। और जनरल एबिलिटी होगी सामान्य तरीके से कार्य करना, जो कि हर कोई कर सकता है। तो अगर कोई हर कोई कर लेगा तो वो हो गया सामान्य, और कोई विशिष्ट कर रहा है स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, तो वो उसकी स्पेसिफिक जो है बुद्धि कहलाएगी, स्पेसिफिक एबिलिटी कहलाएगी। तो ये है थर्ड, 2008 के आसपास ये आई है। क्या नाम है इसका? तीसरी जो बुद्धि का सिद्धांत है वो ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग है, नाम में ही शामिल है, थ्योरी में ही इनका नाम शामिल है, स्टर्नबर्ग की जो ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। तो इसे कहते हैं त्रिबुद्धि का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो तीन बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तीन बुद्धि कौन कौन सी है? तीन तरह की बुद्धि होती है इनके हिसाब से, स्टर्नबर्ग के हिसाब से तीन तरह की बुद्धि होगी। तो एक ये शॉर्ट फॉर्म इसकी PCA या फिर CCE। तो PCA यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। जो व्यवहारिक बुद्धि होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है जुगाड़ू लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में जुगाड़ कर लेंगे, तो वो व्यवहारिक बुद्धि हो गई, ठीक है, वो लोग प्रैक्टिकल हैं। एक है रचनात्मक बुद्धि, C फॉर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, P फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और A फॉर हो गया आपका एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटेशन। तो क्रिएटिव इंसान के अंदर अगर जो बुद्धि होती है वो रचनात्मक बुद्धि होती है, और जुगाड़ू लोगों के अंदर बुद्धि होती है वो व्यवहारिक बुद्धि होती है। तो कई तरह के जुगाड़ू लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोई भी काम कर लेते हैं जुगाड़ से। संसाधन नहीं होंगे फिर भी वो जुगाड़ से कर लेंगे। ये है विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। A फॉर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, C फॉर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, P फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो अब ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसे कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है ना। तो व्यवहारिक बुद्धि को हम कहेंगे कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी, ये जुगाड़ू लोगों के पास होती है। क्रिएटिव को हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो ये कभी कभी कॉन्टेक्चुअल भी पूछ सकता है, एक्सपीरियंशियल भी पूछ सकता है कि एक्सपीरियंस जो है बुद्धि का प्रकार किसने दिया, या फिर कंपोनेंशियल भी पूछ सकता है। तो कंपोनेंशियल एनालिटिकल, ठीक है, तो कंपोनेंशियल एनालिटिकल सेम ही चीज़ है, यानी कि कोई बच्चा किसमें कर पा रहा है, एकेडमिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है ना, पढ़ाई लिखाई में एकदम टॉप है,
बेस्ट है अपनी पढ़ाई लिखाई में। तो अकेडमिक में अगर अच्छा कर पा रहा है तो उसके पास होगी एनालिटिकल या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। कोई बच्चा रचनात्मक है, ठीक है, क्रिएटिव बच्चा है, तो क्रिएटिव बच्चे के पास क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होती है। और जुगाड़ू लोगों के पास तो कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, यानी वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चौथा है जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। सॉरी, तो थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो थॉर्नडाइक का जो बुद्धि का सिद्धांत का नाम है बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। इसमें कैसे बहुत से कारक होंगे। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था सबसे पहले एक कारक, एकल कारक ना, यूनिफैक्टर, वो अल्फ्रेड बिने ने दिया। फिर उसके बाद आया जो है दो तत्व का सिद्धांत या दो कारक का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। उसके बाद आया त्रिबुद्धि का सिद्धांत, तीन तरह की बुद्धि, ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। अब आ गया बहुबुद्धि, बहुकारक, ये बहुकारक है ना, मल्टी फैक्टर्स होंगे इसमें, बुद्धि के प्रकार नहीं है ये कारक हैं। तो बुद्धि में कई कारक शामिल होते हैं, इनका कहना ये है, बहुत से कारक शामिल होंगे, मल्टी फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स नहीं कहा जाएगा, बहु प्रकार नहीं। ठीक है, बहु प्रकार कई कहा जाता है कि बहु प्रकार बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो वो थॉर्नडाइक का नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स, ये भी थॉर्नडाइक का नहीं है, इसे बोलते हैं मल्टी फैक्टर यानी कि बहु कारक। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसकी थ्योरी का नाम है वो मल्टीपल नहीं है, मल्टी फैक्टर्स है, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, है ना। इसे एनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है। तो मोनार्किक थ्योरी अल्फ्रेड बिने की थ्योरी कहते हैं, एनार्किक थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी कहा जाता है, जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी का, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी का सिद्धांत का एक नाम और है सैंड थ्योरी है, या फिर बालू का सिद्धांत। जो बालू का टीला आपने देखा है, ठीक है, तो बालू का सिद्धांत वहीं से है। तो बालू का सिद्धांत भी, सैंड थ्योरी भी इसी की थ्योरी को कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्धि के सभी तत्व अपने आप में अलग अलग भी हैं, ठीक है, और एक साथ में भी होते हैं। जितने भी तत्व बुद्धि में बहुकारक है, बहु तत्व हैं, तो जो तत्व जितने भी हैं वो अलग अलग भी होते हैं और वे एक साथ भी होते हैं। इनकी थ्योरी को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें जो कारक होंगे वो असंख्य कारक होते हैं। इनके सिद्धांत में बहुकारक होते हैं, बहुत कारक होंगे, असंख्य कारक होते हैं। लेकिन इन्होंने बुद्धि को तीन प्रकार से बताया है। ठीक है, तीन प्रकार से कौन कौन सी बुद्धि बताई है इन्होंने? थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी है तीन प्रकार की? शॉर्ट फॉर्म है उसकी SCA क्या है? एस फॉर है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, इंसान समाज में अच्छी तरह से रह पा रहा है, अपने आप को समाज में ढाल पा रहा है, तालमेल उठा पा रहा है अच्छी तरह से, तो उसके अंदर सामाजिक बुद्धि होगी। दूसरी है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, जैसे कि क्रिएटिव इंसान होगा ना, उसके पास कैसी है? मैकेनिकल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि विचारों को समझने की क्षमता, सिंबल और आइडिया को समझने की क्षमता। तो कोई इंसान विचारों को समझ पा रहा है, उसके अंदर इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ठीक है, और कोई मैकेनिकल चीज़ों को समझ पा रहा है तो वो कैसी होगी? मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स दिए हैं, है ना, तो ऐसे कहते हैं LRAS, जैसे कि लेवल है, रेंज है, एरिया है, स्पीड है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को मल्टीपल नहीं कहा जाता, मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, यानी बहु कारक का सिद्धांत।
ठीक है। तो बहुकारक का सिद्धांत कहा जाता है इनके सिद्धांत को, और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं, ये थोंडाई का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा सिद्धांत है नया। तो आगे जो सिद्धांत है वो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, PMA कहते हैं, PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ये दिया था लुइस लियोन थर्स्टन ने, नाम याद रखेंगे, लुइस लियोन थर्स्टन ने PMA सिद्धांत, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का सिद्धांत दिया है ना। इसको दूसरा नाम दिए कि समूह तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो चार्ल्स स्पीयरमैन और थोंडाइक से प्रभावित होकर के, है ना, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने त्रिकारक का सिद्धांत दिया था और थोंडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने ग्रुप फैक्टर्स यानी कि समूह तत्व का सिद्धांत दे दिया। तो ये दोनों से प्रभावित थे, कौन, लुइस लियोन थर्स्टन। तो इन्होंने 7 PMA बताए हैं, यानी कि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं, ठीक है। 7 PMA हैं, 7 मानसिक प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। तो SPNVWMR शॉर्ट फॉर्म में ये कौन कौन सी हैं, सातों देख लेते हैं। ये जो S है इसका मतलब है स्पेशियल एबिलिटी, यानी कि स्थानिक बुद्धि, ठीक है। स्पेशियल एबिलिटी और स्थानिक बुद्धि यानी किसी स्थान को अच्छी तरह से समझ पाना, ठीक है, उसके बारे में अच्छी चीज़ें तुरंत सोच लेना, ठीक है। जानकारी, स्थान की पूरी जानकारी जो है जो व्यक्ति बहुत जल्दी कर लेता है ना। किसी भी नए स्थान पर ले जाओगे वो तुरंत चीज़ें जो है कैप्चर कर लेगा। दूसरी है परसेप्चुअल, है ना। इसके बाद आएगी P फॉर परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि अवधारणात्मक क्षमता, यानी कि परसेप्शन बहुत जल्दी बना लेगा इंसान, ठीक है। जो इंसान बहुत जल्दी परसेप्शन बना लेता है, अवधारणा बना लेता है, उसके अंदर परसेप्चुअल स्पीड होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल यानी कि गणित के साथ में बच्चा बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व कर रहा है, गणित में एकदम बेस्ट है, अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो उसके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, संख्याओं के साथ में खेल पाना। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, वर्बल का मतलब है वो शाब्दिक, ठीक है, यानी कि शब्दों के साथ शब्दों पर उसकी पकड़ है, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि इसके शब्दों में क्या है, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, तो वर्ड फ्लुएंसी हो गया W फॉर वर्ड फ्लुएंसी। M फॉर ए मेमोरी, यानी कि स्मृति। R फॉर ए रीजनिंग, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, तर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये हो गए चार्ल्स स्पीयरमैन और थोंडाइक से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, लुइस लियोन थर्स्टन, उन्होंने जो है 7 PMA अपने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हुई हैं, ठीक है। समस्या समाधान की क्षमता, इसमें उन्होंने एक और जोड़ा बाद में, समस्या समाधान की क्षमता, ठीक है। साथ में ही उन्होंने एक और ऐड कर दिया था। उसके बाद एक है 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। अब 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है, ये किसने दिया, ठीक है। तो इसे दिया था JP गिलफोर्ड ने। JP गिलफोर्ड कहाँ के थे, USA के थे। इसे 3D थ्योरी भी कहा जाता है या फिर SOI मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, SOI 3D सिद्धांत। 3D सिद्धांत दिया किसने, JP गिलफोर्ड ने दिया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में JP गिलफोर्ड बताते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल होती है बुद्धि की संरचना। तो JP गिलफोर्ड जो हैं अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, पहले बता चुके हैं, कहाँ के थे, USA के, ठीक है। JP गिलफोर्ड अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के हैं। तो इन्होंने डाइवर्जेंट
और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच में अंतर भी बताया है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो कंसेप्ट है या फिर उनके बीच में डिफरेंस है वो किन्होंने बताया, वो इन्होंने ही बताया था, जेपी गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि के जो है सटीक विवरण के लिए 3D आयाम यानी कि 3 डायमेंशनल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है ना। बुद्धि के क्योंकि सटीक अगर विवरण करना है उसका तो हमें 3D मॉडल को समझना पड़ेगा। तो इसमें PCO 3D की शॉर्ट फॉर्म है। 3D में आता क्या क्या है, तो 3D में एक तो ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन में 6 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद कंटेंट आता है, कंटेंट में 5 एलिमेंट होंगे हैं। फिर आएगा लास्ट में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होते हैं। तो P फॉर प्रोडक्ट, C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑपरेशन। तो 656, ठीक है, 656 से याद रखेंगे। 656 PCO वाला सिद्धांत यानी कि 3D थ्योरी जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले इसमें 120 एलिमेंट थे, फिर बाद में 150 एलिमेंट हो गए और वर्तमान में इसमें 180 एलिमेंट हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत है। इसे त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, 3D मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI, इन तमाम नामों से इसको जाना जाता है। तो 1967 में जेपी गिलफोर्ड ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 1967 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है 1967। तो सबसे पहले बुद्धि को मॉडल के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। तो बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले कौन थे, यही थे जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI मॉडल। बुद्धि के कितने आयाम हैं, 3 आयाम हैं, 3D है, 3 दृष्टिकोण हैं या फिर 3 विमाएँ हैं या 3 संरचनाएं हैं। कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, तो PCO से याद रखेंगे। P फॉर प्रोडक्ट यानी कि परिणाम या उत्पाद, C फॉर कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, O फॉर ऑपरेशन यानी कि संक्रिया। तो PCO में ये आ गई आपकी 3 आयाम, प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट हुआ करते थे, है ना, और कंटेंट में 5 एलिमेंट होते थे और ऑपरेशन में 6 एलिमेंट हुआ करते थे। तो इन 6 गुणा 5 गुणा 6 इन सभी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 120। तो सबसे पहले इसमें 120 तत्व थे, उसके बाद इसमें 150 तत्व आ गए और आज की तारीख में कितने हैं, 180। यानी 6 गुणा 5 गुणा 6 करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। तो ये वर्तमान का है 656। अब इसमें 180 तत्व होते हैं। ठीक है, संशोधन किया इन्होंने। स्टार्टिंग में जब शुरुआत में ये थ्योरी आई थी 1967 में, ये 120 कारक थे, है ना। वर्तमान में अब 180 हो गए हैं, ये बात का ध्यान रखना है। तो जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत में कितने तत्व हैं, 180 तत्व हैं, 656 से याद रखेंगे। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट सिद्धांत, इसे कहते हैं GH थॉम्सन का सिद्धांत है, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सैम्पलिंग थ्योरी यानी कि प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, प्रतिदर्श का सिद्धांत देने वाले थे GH थॉम्सन। GH थॉम्सन ने इसको दिया और गॉडफ्रे हाल्टन, इनका पूरा नाम है, GH का मतलब है गॉडफ्रे हाल्टन थॉम्सन, ये पूरा नाम है। तो इन्होंने 2 रेंज एबिलिटी बताई हुई हैं, एक नैरो रेंज एबिलिटी है और दूसरा
वाइड रेंज एबिलिटी है। तो G.H. थॉमसन जी फैक्टर में विश्वास रखते हैं। G4 यानी कि जनरल फैक्टर में विश्वास रखते हैं, है ना। और इसके सिद्धांत को कहा जाता है प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है वो G.H. थॉमसन ने दिया है, और दो रेंजेस में, नैरो रेंज एबिलिटी और वाइड रेंज एबिलिटी। और G4 गॉडफ्रे हाल्टन थॉमसन। तो ये जी इनके नाम में है, तो जी फैक्टर में ही ये क्या करते थे, जी फैक्टर से ज़्यादा प्रभावित थे, जी फैक्टर में विश्वास रखते थे। अगला है रेमंड बी कैटल का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये इस सिद्धांत को तरल बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। तरल बुद्धि का सिद्धांत या फिर ठोस बुद्धि का सिद्धांत, फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी इस सिद्धांत का नाम है, ठीक है। तो इसको दिया था कैटल तथा हॉर्न ने, ठीक है। रेमंड बी कैटल और हॉर्न ने, दोनों ने साथ मिलकर ये सिद्धांत दिया। तो दो तरह की इन्होंने बुद्धि बताई हैं, एक तरल बुद्धि है और एक ठोस बुद्धि है। तो तरल बुद्धि जिसको कि इंग्लिश में फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो तरल बुद्धि है क्या? तरल बुद्धि जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हेरिडिटी से प्राप्त हुई है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, आनुवंशिकता से मिलता है। किससे मिलता है ये बुद्धि? ये बुद्धि आनुवंशिकता से मिलती है। तो फ्लूइड या तरल बुद्धि जो किससे मिलेगी? आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से मिलती है। तो नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, ठीक है, वो जन्मजात होती है। नई चीज़ों की सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जो कि कौन सी बुद्धि हेल्प करती है? तो तरल बुद्धि हेल्प करेगी, फ्लूइड इंटेलिजेंस हेल्प करती है, ठीक है। अचानक जो आई समस्या है उसका समाधान करने की क्षमता भी हमें जन्मजात होती है, ठीक है। ये भी तरल बुद्धि इसमें सहायता करती है। तो कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स तरल बुद्धि, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरल बुद्धि सहायक है, क्विक रिस्पॉन्स ओवर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। तो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम के साथ में क्विक रिस्पॉन्स जो आता है वो भी कहाँ से आता है? वो तरल बुद्धि से आता है। तो बुद्धि हमारे अंदर रेमंड बी कैटल के हिसाब से दो तरह की बुद्धि होती है हर इंसान में, है ना। तो एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि, जो कि जन्मजात होती है, कहाँ कहाँ हेल्प करती है? नई चीज़ें सीखने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अचानक आई समस्या के समाधान में। अगली है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, दूसरी बुद्धि है ठोस बुद्धि। इसको अर्जित किया जाता है, ये अर्न की जाती है, ये जन्मजात नहीं होगी, इसको हम अर्न करेंगे ठोस बुद्धि को। तो तरल बुद्धि में क्या क्या आ जाता है? फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या जाएगा? तर्क है, चिंतन है, समस्या का समाधान है। इन सभी को निकालने की जो जन्मजात योग्यता होती है वो तरल बुद्धि कहलाती है। तो तरल बुद्धि आयु के साथ साथ घटती जाएगी या फिर कम होती जाती है, ठीक है। तो हेरिडिटी से प्राप्त है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, ठोस बुद्धि है, इसको हम अर्न करते जाते हैं, तो ये कम होती जाती है, इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, और ये बढ़ती जाती है समय के साथ में, है ना। और इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाएंगे एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग से बढ़ाया जाता है। अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, तो क्रिस्टलाइज ठोस बुद्धि अपने आप बढ़ती जाती है। दुनिया का संचित ज्ञान सब कुछ इसी में है, क्योंकि ये संचित किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है और लिया हुआ है, अर्जित किया हुआ है। विजडम का प्रयोग की इसी बुद्धि में हेल्प करता है, विजडम का प्रयोग करने में, ठीक है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये स्थिर एक जैसी रहती है। ये कैसी रहेगी? एक जैसी। तो अर्जित है, प्रशिक्षण से प्राप्त होगी, अर्जित होगी, ये कौशलों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको स्किल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है ना। तो समय के साथ बढ़ती जाती है और एजुकेशन डिपेंडेंट होती है। एजुकेशन आप प्राप्त करते जाएंगे तो उस पर ये क्या होगी? बढ़ती जाएगी उसके साथ में। तो अब एक ग्राफ है, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। क्या इस जन्म हुआ, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40, 50, 60, 70, 80,
ऐसे जाते जाते जब तक आप जिएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है ये, है ना। तो ये दिखा रहा है कि इधर तो इंटेलिजेंस लेवल है जो कि बढ़ता जाएगा, समय के साथ अर्जित बढ़ती जाती है, और क्रिस्टलाइज्ड ठोस बुद्धि, यानी कि समय के साथ में ये बढ़ रही है, वो कौन सी है, क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि है। वहीं समय के साथ ये धीरे धीरे घटती जाएगी, ये तरल बुद्धि है। तो तरल बुद्धि घटती जाती है और ठोस बुद्धि बढ़ती जाती है। ठीक है, तो तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, ये सभी चीज़ें क्या होंगी, इनकी एबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अगला जो सिद्धांत है वो है फिलिप ई बर्नन का बुद्धि का सिद्धांत। तो फिलिप ई बर्नन बुद्धि का सिद्धांत, फिलिप ई बर्नन ने अपने सहयोगी साइरल वर्ड के साथ में मिलकर के इस सिद्धांत को दिया है। ये भी जी फैक्टर से प्रभावित है, जैसे थॉमसन, जी.एच. थॉमसन जी बुद्धि से, जी फैक्टर से प्रभावित थे, जनरल फैक्टर से जो है प्रभावित थे, वैसे फिलिप ई बर्नन और साइरल वर्ड ये दोनों लोग भी जी फैक्टर से प्रभावित हैं। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं, तो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसी को कहा जाता है। तो जी फैक्टर के अलावा दो और चीज़ें हैं, एक मौखिक शैक्षिक क्षमताएं, स्पेशियल या फिर परसेप्चुअल एंड मैकेनिकल एबिलिटी। तो जी फैक्टर को फर्दर दो जो है डिवाइड किया गया दो भागों में। तो जी फैक्टर जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया, तो वर्ड और वर्नल। ठीक है, तो वर्बल एजुकेशनल में और स्पेशियल मैकेनिकल में। तो ये याद रखेंगे कि फिलिप ई बर्नन और साइरल वर्ड जी फैक्टर से प्रभावित थे और उनका बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। आगे जो है ये हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इतने हमने 8 सिद्धांत अब तक इसमें पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, जो कि 9वां सिद्धांत है। इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब ये वाला है मल्टीपल इंटेलिजेंस। और मल्टी इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता था थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हॉवर्ड गार्डनर दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में CDP के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, कल इसको नई ऊर्जा के साथ में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और साथ ही आगे जो कैरल का त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो भी हम पढ़ेंगे कल। उसके आर्थर जेनसन का सिद्धांत है, उसको पढ़ा जाएगा। और फिर ये 3 सिद्धांत कल कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि के परीक्षण। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, तैयारी करते रहिए CTET की बिना किसी टेंशन के। आराम से पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।